सास को मक्खन लगाने वाली दो जेठानियां। चार बहुओं की सास सुभागी देवी के दिन मजे से कट रहे थे। जहां दो बहू दीप्ति और देविका घर संभालती थी, वहीं उनकी तेज तर्रार चालबाज जेठानियां सारा दिन सिर्फ सास को मक्खन लगाती रहती थी, जिससे खुश होकर सास उन्हें कभी कुछ तो कभी कुछ तोहफा देती रहती थी। नाश्ते की मेज पर बैठी सास बार बार घड़ी को घूरते हुए अपनी बहू पर चिल्ला रही होती है। अरे देविका बहू, दीप्ति बहू, अरे पौना घंटा बीत गया, तुम दोनों की चाय अभी तक नहीं बनी। सास चिल्ला ही रही होती है कि तभी दोनों चमची जेठानी चाय पानी और दवाई लेकर उनके पास चली आती हैं। ये लीजिए माँ जी, आपकी मनपसंद अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय। हाँ माँ जी, जल्दी से चाय पीकर झट से दवाई भी खा लीजिए। अरे जुग जुग जियो मेरी दोनों बहुओं, एक तुम दोनों हो, कहते देर नहीं लगती और सामान लेकर हाजिर हो जाती हो, और एक तुम दोनों की निखट्टू देवरानियां हैं जिन्हें सास से वास्ता ही नहीं। सास दोनों छोटी बहू में बुराई निकाल रही होती है, तभी चाय नाश्ता लेकर वो मेज पर चली आती है। अरे आ गई मेरी कामचोर बहुओं, जरा मुझे एक बात तो बताओ, तुम दोनों के कदम क्या किचन में ही जाकर जम जाते हैं, जो इतना लेट लतीफ होकर आती हो? मगर माँ जी, हम तो आपके लिए चाय बना रहे थे। अरे खाक में जाए तुम्हारी चाय, वो तो गनीमत है जो तुम्हारी जेठानी मेरा इतना ख्याल रखती है। सास दोनों जेठानियों की शेखी बघारने लगती है, तभी चमची जेठानियां दोनों देवरानियों को टशन भरी नजरों से देखकर बोलती है। उफ दीप्ति देविका, सासू माँ ने तो कब की चाय पी ली। मगर जेठानी जी, आप दोनों तो अच्छी तरह से जानती हैं कि सासू माँ को शुगर है, ऐसे में चीनी उनके लिए जहर है, फिर भी आपने उन्हें चीनी वाली चाय पीने को दे दी। अरे रे, तुम दोनों का बस चले तो तुम तो अपनी बूढ़ी सास को चीनी कम वाली चाय पिलाकर मार ही डालो। कोई जरूरत नहीं है मेरे आगे डॉक्टर गिरी झाड़ने की। जाओ, जाकर खाने की तैयारी करो, आज मुझे छोले पूरी खाने हैं, जाओ और बनाओ। जी ठीक है माँ जी। सास की डांट सुनकर बेचारी देवरानियां हताश होकर किचन के कामों में लग जाती हैं और दीप्ति कहती है। दीप्ति, तुमने सासू माँ का सुलूक देखा, कितनी बेअदबी से बात की उन्होंने हम दोनों से। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? हमारी दोनों जेठानी मक्खनबाजी और चमचागिरी करके सासू माँ की चहेती बन बैठे हैं, वहीं हम दोनों चाहे सासू माँ का दिल जीतने के लिए लाख कोशिश क्यों न कर ले, वो हमारे किए कामों को कोई ना कोई खोट निकाल ही देती हैं। दीप्ति, सासू माँ पूरी तरह से हमारी जेठानियों की चमचागिरी के शिकंजे में आ चुकी है, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। ऐसे ही समय ढलता जाता है। चंट जेठानियां हर पल सास की चमचागिरी में जुटी रहती हैं। कभी सास को स्वादिष्ट खाना खिला उनका मन मोहती है, तो कभी कुछ न कुछ वो करती रहती थी। एक दिन दोनों जेठानी आपस में खुसर फुसर कर रही होती हैं। यार चेताली, चल आज जरा बाजार से सैर सपाटा करके आते हैं। सासू माँ की चमचागिरी के चक्कर में हम कई दिनों से बाहर भी नहीं गए। हाँ चलना, चलते हैं। दोनों जेठानियां बाजार में आकर मजे करती हैं। अरे चिताली, वो देख, खट्टी मीठी पापड़ी चाट, चलना आज चाट का चटकारा लगाते हैं। दोनों जेठानी ठक्कम ठेल खाकर घर की ओर जाने लगती है, तभी उनकी तेज नजर एक ठेले पर लगी सस्ती साड़ी पर गड़ जाती है। आओ आओ आओ, अरे ले जाओ, खाली 100 रुपया में सेल की साड़ी, 100 रुपया में। भैया, तो साड़ी पैक करना। चिताली, आज तो 100 रुपए में हमारी सास के सामने हम दोनों बहुओं का और ज्यादा नंबर बढ़ने वाला है। दोनों जेठानी जल्दी से घर आकर सास को साड़ी देते हुए उसे मक्खन लगाती है। ये देखिए माँ जी, हम दोनों आपके लिए कितनी सुंदर साड़ी लाए हैं। सास खुश मन से डब्बा खोलकर साड़ी देखती है, तभी देवरानी बोलती है। अरे देविका, ये तो वही साड़ी है ना जो कल बाजार में ठेले पर 100 रुपए सेल पर बिक रही थी। सस्ती साड़ी का भेद खोलता देखकर मक्खन लगाने वाली जेठानियों का रंग उतर जाता है। साथ ही सास भी सोच में पड़ जाती है। तभी चंट चमची जेठानी बोल पड़ती है। आखिर तुम दोनों देवरानी हम जेठानियों से इतना क्यों जलती हो? अरे हमने ये साड़ी माँ जी के लिए खास मॉल से खरीदी है, और नहीं तो क्या, और बाजार में ओरिजिनल पीस के 36 कॉपी कैट करने वाले बैठे हैं। हमारी सास हमारे लिए बहुत खास है, समझी? ऐसा कहते हुए चालबाज जेठानी 4 आंसू बहाकर सास को अपनी ओर खींच लेती है। अरे बहू, तुम चुप हो जाओ,
ये निकम्मी खुद तो सास के लिए कुछ लाती नहीं। मैं अभी ये साड़ी पहनती हूँ। सास झट से सितारों से भरी साड़ी पहनकर बाहर आती है और कुछ देर बाद, कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह माँ जी, इस साड़ी में तो आप बिल्कुल सायरा बानो लग रही हैं। सच में सासू माँ, इस सितारों भरी साड़ी में आप बिल्कुल 16 साल की जवान लड़की के जैसे टिप टॉप लग रही है। भोली सास जेठानियों की मक्खन भरी बातों में आ जाती है। तभी देविका बोलती है, अरे सासू माँ होश में आइए, वरना एक दिन ना हमारी ये जेठानी यूं ही आपको मक्खन लगा लगा कर जोकर बनाकर छोड़ेंगी। बेचारी छोटी बहू के ऐसा बोलने पर सास का खून खौल उठता है और गुस्से में वो देविका को एक जोरदार थप्पड़ मारकर बोलती है, देखो तो जरा कितनी तेज जुबान चल रही है इस लाडो रानी की, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। ओहो माँ जी, इसमें हमारी देवरानियों का कोई दोष नहीं। अब हमारी सास है ही इतनी सुंदर कि कोई भी जल जाए। इसे कहते हैं सर्वगुण संस्कारी बहू। सीखो अपनी जेठानियों से जरा, सास का आदर भाव कैसे किया जाता है, वरना सब कुछ तुम्हारी जेठानी के झोली में डालकर तुम्हें ठेंगा दिखा दूंगी। सास एक बार फिर तेज तर्रार जेठानी के मक्खन भरी बातों में आकर अपनी छोटी बहू को बुरी भली बातें सुनाती है। समय गुजरता जाता है, जिसके साथ मक्खन बाज जेठानियां और भी ज्यादा सास की चापलूसी करने लगती हैं, जिसे देखकर दोनों देवरानियां जेठानी के इस आफत को सास के सामने लाने के लिए जाल बिछाती हैं। बस हम दोनों देवरानी की चुप्पी के कारण हमारी जेठानियों को शय मिलती जा रही है। अब हमें कुछ करना होगा, मगर हम करेंगे क्या? जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही बस आज भर के लिए हमें भी माँ जी को भर भर कर मक्खन लगाना है। उसी शाम सास को अकेला पाक दोनों देवरानी कहती है, सासू माँ, आपने 100% सच कहा था, हमारी जेठानी सबसे अनोखी है। चलो देर से ही सही, तुम देवरानियों की भटक खुल गई। माँ जी, हमने सोचा है कि आपकी जेठानियों के लिए माता रानी का जगराता करे। सास झट से देवरानियों के इस बात में हामी भर देती है। तभी अचानक, शेफाली, ये हमारी दोनों देवरानी माँ जी के आजू बाजू मक्खी की तरह क्यों भिनभिना रही है? मुझे तो कुछ लोचा लग रहा है। चल बुढ़िया की जरा लीपा पोती कर देते हैं, उतने में कुछ तो हाथ आएगा। दोनों जेठानी सास के पास आकर उसे मक्खन लगाती है। अरे ये क्या सासू माँ, इतने अच्छे मौके पर हमारी सासू माँ इतनी सादी अच्छी नहीं लगती। चलिए हम आपका मेकअप करते हैं। दोनों जेठानी सास का जरूरत से ज्यादा मेकअप करती हैं और सुभागी को देखकर सभी औरतें उसका मजाक बनाने लगती है। अरे अरे ये क्या सुभागी, पाँव तेरे कबर में पड़े हैं और श्रृंगार 16 साल की छोकरी जैसी। अरे वही तो, दुनिया भर का मेकअप थोप लिया है इसने। अपना उपहास उड़ता देखकर सास दोनों जेठानी पर चिल्ला पड़ती है, अरे निकम्मी हो, तुम दोनों ने अपनी सास को नमूना बना दिया। इस पल तुम मुझे फूटी आग भी नहीं सुहा रही। अरे माँ जी, हमारा यकीन कीजिए, सभी आपसे चिढ़ती हैं क्योंकि हमारी माँ जी है ही हेमा मालिनी और सभी के चेहरे पर बुढ़ापा छा गया है और अभी तो आप जवान हैं, इसीलिए ये जल भून रही हैं। अरे सफेद झूठ बोल रही है तेरी ये बहू। इनकी मक्खन भरी बात में ज्यादा फिसलेगी तो यही होगा सुभागी। आज पड़ोसनों की बातों से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। सही कहती थी तुम्हारी देवरानी, तुम दोनों मक्खनबाज बहुत दिखावटी बातें बनाकर मुझे चने के झाड़ पर चढ़ाती हो। बेचारी मक्खनबाज जेठानियां सास के साथ मोहल्ले की औरतों और अपनी देवरानी के सामने शर्म से पानी पानी हो जाती है और आखिर में देवरानी बोलती है, देखा जेठानी जी, आप दोनों की मक्खन भरी बातों की बुरी आदत के कारण आप दोनों को मुंह की खानी पड़ी, और नहीं तो क्या, कम से कम हम देवरानियां आपकी तरह झूठी दिखावटी बातें तो नहीं बनाती। आखिरकार रुस्वा होने के बाद दोनों जेठानी सास को मक्खन लगाने की बुरी लत को छोड़ देती है क्योंकि कोई चारा। वह गरीब गर्भवती तेज तेज कदम बढ़ाते हुए घर की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी चिंता हरदम घिरी रहती थी। हे भगवान, ये कैसा गजब ढा रहा है तू मुझ गरीब पर। महीने भर हड्डियां गला कर भी सिर्फ ये 1000 रुपए हाथ आए हैं। समझ में नहीं आ रहा, इसे अपने बीमार पति की दवाई खरीदूं या फिर अपने बच्चों की भूख मिटाऊं। ऐसे दिन दिखाने से बढ़िया तो तू मेरी मिट्टी ही उठा लेता।
आटे दाल का भाव इस कदर आसमान छू रहा है कि 1000 रुपए में बस हफ्ते भर ही चूल्हा जलेगा। उसके बाद फिर मुझ गरीब के घर का चूल्हा उदास पड़ जाएगा। जहाँ एक और अमीरों के घर में प्रेग्नेंट औरतें अपने आरामदायक छत के नीचे अपने ऐशो आराम के तहत दिन बिताती हैं, वहीं एक गरीब गर्भवती के लिए कहाँ कुछ बदलता है। लता के साथ भी ऐसा ही था। वह पहले ही 3 बच्चों की माँ थी। उसकी बड़ी बेटी कुमुद अब शादी के लायक हो चली थी। राधे और ललित की उम्र भी स्कूल जाने के लायक हो चली थी, मगर गरीबी के कारण वे स्कूल का मुंह देखने के लिए भी मोहताज थे। थोड़ी देर बाद लता राशन लेकर घर आती है। माँ देखो ना, बापू की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें खून की उल्टी हो रही है। कुमुद तू रो मत, मैं देखती हूँ। हाँ जी, मुंह खोलो, देखो मैं दवाई ले आई हूँ। अरे मैंने तुम्हें कितना लाचार बना दिया है ना लता। धिक्कार है मेरे जीने पर। तुम्हें आखिरी महीना चढ़ चुका है। ऐसी हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए और तुम कोख का बोझ लेकर रोटी कमाने जाती हो। इस बीमारी ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। यूं टुकड़ों में जीने से अच्छा तो ये बीमारी मुझे ले बीते। ऐसा कहते हुए बनवारी अपनी बेबसी को सोच सोच कर फूट फूट कर रोने लगता है। तभी लता अपना दिल मजबूत करके कहती है, अरे ये कैसी बातें कर रही हो? पति पत्नी सुख दुख के साथ ही होते हैं। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर तो मुझे सारी जिंदगी घर में बैठना है। लता की यही बातें उसके बीमार पति के मन में जीने की आस जगाती थी, मगर इस बार ऐसा ना हो सका और आखिर में बनवारी जीवन की जंग हार गया। पति के मौत ने लता को बुरी तरह झंझोर दिया। अजी उठो, तुम मुझे यूं बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते, उठो। लता लगातार चीखती चिल्लाती रही, मगर एक बार आंख मूंदने के बाद मुर्दे कहाँ जागते। अचानक लता को बच्चा जनने का दर्द जाग उठता है। माँ तुम्हें क्या हो गया? तुम ठीक तो हो? लगता है माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया है। ललित जल्दी से रमीला काकी को बुला कर लिया। ठीक है दीदी। कुछ ही देर के बाद लता एक बेटी को जन्म देती है। शुक्र है जो भगवान ने नजर फेर दी, वरना आज तो ये निगोड़ी निपट जाती। शरीर में बूंद भर खून बचा है। ये 9 महीने की हड्डियों पर लड़ने का नतीजा है, मगर अब तुझे आराम की सख्त जरूरत है। प्रजनन के बाद शरीर में आए कमजोरी के कारण बड़े वक्त के लिए लता के कदम घर में बंध जाते हैं। इसी बीच मकान मालिक चंपक वहाँ आ धमकता है और चौखट पर चढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अरे लता, अरे ओ लता, अरे ओ कुमुद, किधर छुपी बैठी है तेरी माँ? अरे चंपक लाल जी, इतने जोर जोर से मत चिल्लाइए, मेरी नन्ही सी बच्ची सो रही है। मेरी नींद हराम करके तुम लोग मजे की नींद लूटो। 2 महीने हो गए किराया दिए हुए। आज मैं एक एक पैसा वसूल कर जाऊंगा। अरे चंपक चाचा, एक बार हमारे घर में झाँक कर देखिए ना, बनने को एक दाना बचा है ना पैसा। अरे ज्यादा तेज पना न दिखाओ। चंपक लाल दुनिया को चूना लगाता है। मैं तुम माँ बेटी के रोने धोने के झांसे में नहीं फंसने वाला। चलो फूटो यहाँ से। इस तरह एक ही झटके में लता और उसके चारों बच्चों के सर से छत छिन जाती है और वह दर दर की ठोकर खाते हुए एक पाइपलाइन के पास चले जाते हैं। माँ देखो, ये पाइपलाइन खाली पड़ी है। चलो, जब तक हालत सुधर नहीं जाती हम इसे ही अपना घर बना लेते हैं। मगर दीदी, यह जगह तो हमारे घर से कितनी छोटी है, हम इतने सारे जन इसमें कैसे रहेंगे? राधे, अभी हमारे पास पैसे नहीं है और ना कोई दूजा ठिकाना है। अपनी दीदी को थोड़ा समय दो। इस तरह घनघोर गरीबी के कारण लता के परिवार का जीवन उस संकरे पाइपलाइन के इर्द गिर्द नाचने लगता है। ऐसे ही दिन ढल जाते हैं और एक रात सोच में डूबी हुई लता बोलती है, मैं यहाँ पर आधार पर बैठे नहीं रह सकती। मेरे सर पर जवान बेटी की शादी का बोझ है, उसके हाथ पीले करने के लिए मुझे पैसे जोड़ने होंगे। अगली सुबह लता काम की तलाश में निकल पड़ती है, जहाँ राजरानी नाम की एक अमीर औरत उसे काम पर रख लेती है। माँ, मुनिया राधे और ललित के साथ घुल मिल गई है, इसीलिए कल से मैं भी आपके साथ काम पर चलूंगी ताकि आपको मदद मिल जाएगी। अगली सुबह जब लता अपनी बेटी को काम पर लाती है तो रईस राजरानी की नजर उस गरीब पर गड़ जाती है। फिर एक दिन राजरानी के मन में बसी बात जुबान पर आ जाती है। अरे ओ लता, जरा यहाँ तो आ। जी मालकिन। देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती। तेरी बेटी कुमुद अब शादी के लायक हो गई है और जिस गरीबी में तू दिन काट रही है उसे देखकर मैं तेरी बेटी को अपनी बहू बनाने को तैयार हूँ।
तूने मेरे बेटे नरेंद्र को देखा तो है ही। मगर मालकिन, नरेंद्र तो अपने आपे में ही नहीं है। नहीं नहीं, अपनी बेटी की एक पागल के पल्ले बांधने से अच्छा उसका कुंवारा रहना मंजूर है मुझे। सोच ले, कहीं और सर को ठुकरा कर तू घाटे में ना पड़ जाए। अगर तू अपनी बेटी की शादी मेरे नरेंद्र से कर देगी तो मैं तुझे बदले में 10 लाख रुपए दूंगी। तसल्ली से कल तक जवाब दे देना। लता सारी रात राजरानी के प्रस्ताव को सोचती रही और गरीबी के गड्ढे से उभरने के मंसूबे से उसने शादी के लिए हामी भर दी। शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई। पाइपलाइन के पास ही गरीब कुमुद के हाथों में हल्दी मेहंदी लगने लगी और शादी की घड़ी आ पहुंची। मगर दुल्हन बनी कुमुद का मन एक अलग ही कश्मकश में खोया था। माँ, मुझे शादी नहीं करनी। कुमुद, ऐसे रिश्ते बड़े भाग्य से मिलते हैं बेटी। अगर फिर भी तेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं तो एक बार अपने छोटे भाई बहनों के बारे में सोचना। तेरी एक शादी से इनका जीवन संवर सकता है। अपने भाई बहन के आगे कुमुद घुटने टेक देती है। कुछ ही देर बाद नरेंद्र के साथ उसके फेरे शुरू हो जाते हैं, मगर राजरानी के चेहरे पर एक अलग ही डर घिरा था। बस जल्दी से ये फेरे पूरे हो जाए, वरना मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। राजरानी को जिस बात का डर था असल में वही होता है। आग की धधकती लपटों को देखकर नरेंद्र चीखने चिल्लाने लगता है। अरे मार डाला, मेरी मेघा को मार डाला। नरेंद्र जी, कौन है मेघा? नरेंद्र रोते हुए कुमुद को सारी कहानी बताता है, कैसे उसकी माँ ने उसकी पहली पत्नी को आग में जलाकर मार डाला, जिसके कारण नरेंद्र होश खो बैठा। असल मायने में 40 साल का नरेंद्र एक विधुर था, जिसे देखकर कुमुद शादी से पीछे हट जाती है। आई एम सॉरी कुमुद, मगर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अगर आज मेरी मेघा जिंदा होती तो तुम्हारे बराबर की मेरी बेटी होती। भगवान का शुक्र है कि समय रहते मैं अपने पागलपन से बाहर आ गया, मगर इस समाज में मैं तुम्हारी बदनामी नहीं होने दूंगा। अब से तुम्हारा जिम्मा मैं उठाऊंगा। नहीं साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समय रहते सच मेरे सामने आ गया, बस यही बहुत है। वैसे भी हम गरीबों के घर आई हुई बारात भी लौट जाती है। चलो माँ। आखिर में गरीब कुमुद की शादी टूट जाती है और अपने खरे स्वभाव के कारण उसे एक अच्छे घर में काम मिल जाता है, जिससे उनके सर से चीनी छत भी लौट आती है और वह अपने भाई बहनों को स्कूल में दाखिला दिलाकर परिवार का भार संभालने लगती है। भी कपड़े धो रही थी, तभी उसकी सास सुमन ढेर सारे कपड़ों की गठरी लेकर उसके ऊपर फेंक कर कहती है, क्यों री, ये कपड़े कौन धोएगा, तेरी माँ या तेरा बाप? अगर दहेज में वॉशिंग मशीन लाती तो इतने कपड़े हाथ से नहीं धोने पड़ते। माँ जी, मेरे माता पिता पर जितना था उन्होंने पूरी कोशिश करके उतना दहेज दिया, उसके बाद भी आप इतनी आपत्ति जताते हो और मेरे साथ बेरुखी क्यों करती हैं? ये मैं आज तक 5 सालों में नहीं समझी। करम जली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे जुबान लड़ाने की? चुपचाप कपड़े धोकर चमका दियो, और हाँ, इसके बाद मुझे गर्मा गर्म चाय पकौड़े का नाश्ता मिल जाना चाहिए। जी माँ जी। तभी आंखों में आंसू लिए सारे कपड़ों को वो धोती है, फिर अपनी सास के लिए चाय पकौड़े बनाकर उन्हें देती है, जिसके बाद वह खाकर कहती है, ये क्या है, चाय में इतनी चीनी क्यों डाली है? दहेज में लेकर आई थी क्या चीनी की दुकान? कुछ नहीं करना आता, एक तो गरीब घर की लड़की को बहू बनाओ, सोचा था कि हर काम अच्छे से करेगी, पर नहीं, किसी न किसी बात में तुझे तो बस मुझसे सुनना ही आता है। माँ जी, मैंने आपके अनुसार ही चीनी डाली है, आपको ज्यादा लग रही होगी। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता क्या मीठा होता है क्या फीका होता है। सॉरी माँ जी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। सास सुमन जब भी सुरभि को बेफिजूल की जली कटी सुनाया करती थी, तब सुरभि की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। वो हमेशा उसे गरीब और दहेज भरी बातें सुनाती थी, और सुरभि काम करने में सर्वगुण संपन्न थी। उसके बावजूद भी सुमन उसे सुनाने के मौके ढूंढती थी। शाम को सुरभि का पति गगन ऑफिस से आता है, जिससे सुरभि पानी पिलाती है। उस वक्त सुमन अपने बेटे के सामने उसे कोसती है, पर गगन अपनी पत्नी का साथ देता है और अपनी माँ को समझाता है। गगन एक बहुत अच्छा पति था। कुछ देर बाद जब वह खाना खाते हैं तो दरवाजे पर बेल बजाकर एक जोकर के भेष में लड़का अंदर आकर नाचने लगता है। तभी गगन कहता है, अरे भाई, तू कौन है और घर में कैसे आया? जैसे आते हैं वैसे आया, धिकतना 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 धिकतना। कौन है ये जोकर? अभी बताती हूँ इसको चप्पल से मारकर। सुमन चप्पल उतारकर उसे मारने ही जाती है कि डर कर अंबर अपनी टोपी उतारकर कहता है,
अरे 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 माँ माँ, मुझे मारना मत, मैं आपका बेटा हूँ अंबर। अंबर, तू ऐसे कार्टून बनकर क्यों आया है? अरे आज हॉस्टल से लौट रहा था तो सोचा क्यों ना आपको सरप्राइज देकर बुद्धू बनाऊं, इसलिए ऐसे आया। और अब मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगा, बस यहीं रहूंगा आपके साथ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो हम भाई मस्ती करेंगे। वो तो तुम बाद में करना, पहले मुझे इस लड़के की शादी करानी है ताकि मेरी दूसरी बहू आए। ऐसी बहू लाऊंगी कि लोग देखते ही रह जाएंगे। ये शब्द कहकर सुमन टेढ़ी निगाहों से सुरभि की ओर देखकर कहती है और अंबर कहता है, ठीक है माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। ले आइए आप अपनी पसंद की बहू, क्योंकि मुझसे तो कोई पटने वाली नहीं। हट बेशरम। तभी सुमन 2-4 दिन तक अच्छी खासी अमीर लड़की को ढूंढती है। फिर पंडित नैना नाम की एक अमीर घर की लड़की बताता है। सुमन को वो लड़की पसंद आ जाती है और अपने बेटे अंबर की शादी उससे चट मंगनी पट ब्याह करवा देती है। अमीर घर की लड़की थी तो मोटा दहेज तो लाना बनता था। ये देखकर सुमन और चौड़ी होकर अमीर बहू का गाना गाती है। आसपास के लोग सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। शादी के दूसरे दिन ही सुमन नैना से कहती है, अरे नैना बहू, तुमने कल तो कुछ नहीं बनाया, आज ही अपनी पहली रसोई की रस्म कर दो। माँ जी, इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ तो क्या नौकरानी का काम करूंगी? जेठानी जी हैं, वो ये सब कर लेंगी। मुझे घर के काम करने का कोई शौक नहीं है। अरे बेटा, मैंने तुझसे पहली रस्म का बोला है, भला मैं तुझसे काम क्यों करवाऊं? ठीक है, आप कहती हैं तो मैं पहली रसोई में कुछ मीठा बना कर ले आती हूँ। नैना एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी जिसे घर का काम करना बिल्कुल नहीं आता था, इसीलिए उसके माता पिता ने दहेज देकर भेजा था। तभी नैना रसोई में जैसे तैसे सूजी का हलवा बनाती है, जिसे खाते ही सुमन का मुंह बन जाता है। वो ना तो निगल सकती थी ना उगल सकती थी। तभी सास मन में कहती है, आय हाय, कितना जला हुआ नमक वाला हलवा है, लगता है इसे चीनी और नमक के बीच का अंतर भी नहीं पता। अब क्या बोलूं इसे? माँ जी, मेरा बनाया हुआ हलवा आपको पसंद तो आया ना? हाँ हाँ बहू, बहुत अच्छा बनाया था। वैसे तुझे खाना बनाना आता तो है ना? नहीं माँ जी, पहली बार ये हलवा बनाया है। अपने घर पर तो मुझे बस मुंह बनाना आता है और मैगी बनानी आती है। इसे तो कुछ नहीं आता। खैर बहू, ये ले तेरा शगुन। छोटी बहू के आने के बाद भी सारा काम सुरभि को ही करना पड़ रहा था, क्योंकि उसकी देवरानी बहुत दहेज लेकर जो आई थी। घर में सुरभि कपड़े धो रही थी कि सास कहती है, ए री बड़ी बहू, जरा मेरे लिए शरबत तो बना दे, बहुत गर्मी लग रही है। माँ जी, आप नैना से कह दीजिए मैं कपड़े धो रही हूँ। मैं क्यों बनाऊं? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। वैसे भी मेरे दहेज में आए हुए वॉशिंग मशीन से ही तो आप कपड़े धो रही हैं, इतनी क्या आपत्ति हो रही है? बना दीजिए जाकर। हाँ सुरभि, छोटी बहू सही कह रही है, घर का कोई काम नहीं करेगी। अरे उसने तो दहेज लाकर हमें अमीर बना दिया है, तो वह ठाट बाट से रहेगी, तो सारा काम तू कर, समझी? जी माँ जी, मैं अभी बना कर लाई। घर में अमीर बहू के दहेज लाने से कितना अंतर आ जाता है, ये मैंने आज जाना। मेरे काम की मेरी कोई वैल्यू नहीं है। माँ जी के लिए तो छोटी बहू ही अब प्यारी हो गई है। दीदी, मेरे लिए भी ले आना जरा जूस। तभी सुरभि दोनों को शरबत बनाकर दे देती है। वक्त बीतता है। सुमन इसी तरह छोटी बहू के सामने सुरभि को दहेज और काम करने के ताने देती है। उसके बाद नैना भी सुरभि को सुनाने लगती है। नैना का व्यवहार और खराब हो जाता है। एक बार सुरभि बाजार से सामान लेने गई थी, तभी टीवी देखकर नैना कहती है, माँ जी, मेरी गर्दन में अकड़न आ गई है, जरा बाम लगाकर मालिश कर दीजिए, और हाँ, थोड़ा पैरों में भी दर्द है। बहू, ये तो क्या बोल रही है? मैं तेरी सास हूँ, तू मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। किसने कहा आपको कि मैं हुक्म नहीं चला सकती? लाखों रुपए का दहेज दिया है, टीवी, एसी, फ्रिज, कार, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, और ये जो सोने का हार पहनकर बैठी है ना आप, ये भी मेरा ही है। तो मालकिन मैं हूँ, आपको मेरे लिए करना ही होगा। चलिए जल्दी से कर दीजिए। बहू, तू कैसे बोल रही है? थोड़ी देर रुक जा, अपनी जेठानी से करवा लेना। तभी एकदम से नैना चीख कर सास को बोलती है, मम्मी जी, आपको समझ नहीं आता है क्या? मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, अकड़न आ रही है। अभी के अभी कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बहू, अभी करती हूँ मैं, तू शांत हो जा। तभी सुमन उसे बाम लगाकर मालिश करती है। माँ जी, थोड़ी सी भूख लग रही है तो 1 कप अदरक की चाय बना दीजिए और फ्रूट चाट बनाकर दे दीजिए। जल्दी कीजिए वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। हाँ बहू, मैं करती हूँ। ये कहकर सुमन नैना के लिए फ्रूट चाट और चाय बनाकर लाती है। जब नैना चाय पीती है तो चाय का कप फेंक कर कहती है,
ची ची ची, बुढ़िया वाली उम्र हो गई है, लेकिन अब तक आपको एक चाय बनानी नहीं आती। क्या बकवास चाय थी ये। ये सब होता हुआ अंबर और सुरभि देख लेते हैं और अंबर थप्पड़ मारकर कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ये सब करवाने की और उन पर चिल्लाने की। माँ से अभी के अभी माफी मांगो वरना घर से बेघर कर दूंगा। हाँ देवरानी जी, तुमने तो आज सारी हद पार कर दी। ऐसा तो मैंने माँ जी के साथ कभी नहीं किया। तुम्हारी माँ समान है माँ जी, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। सुरभि बहू, मेरी ही गलती है जो मैं तुझे पहचान नहीं पाई। तूने मेरी इतनी सेवा की, आज तक एक आवाज नहीं निकाली मेरे सामने, लेकिन इसने जो किया है मैं इसे माफ नहीं करूंगी। देखना, मैंने इसे इतना प्यार किया पर इसने रंग दिखा दिए। थप्पड़ खाते ही नैना की अकल ठिकाने आ जाती है और वह सास के पांव पकड़कर माफी मांगने लगती है। माँ जी, मैं पैसों की चकाचौंध में अंधी हो गई थी। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। तभी सास उसे गले लगाते ही माफ कर देती है, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और नैना अपनी जेठानी से घरेलू काम सीखकर काम करने लगती है।